नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल इजी एंकलेक्स पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के अगले स्टेप्स प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवैल्यूएशन को एंकलेक्स में कैसे यूज करना है। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमारे जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स कौन से हैं। सो स्टेप्स है हमारे पास असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवैल्यूएशन। तो इनका जो न्यूमोनिक था एज एन अ प्लान आई इवेलुएट दैट। तो हमारे पास थर्ड जो स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का वो है प्लानिंग। तो रिमेंबर दैट एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम्स रादर देन पोटेंशियल क्लाइंट प्रॉब्लम्स विल बी द प्रायोरिटी इन मोस्ट क्लाइंट सिचुएशंस। तो एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जो एक्चुअल में है उसको प्रॉब्लम। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे एक पेशेंट को डायबिटीज है, उसका ब्लड शुगर हाई है, ठीक है, तो उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुआ? ब्लड शुगर हायर साइड होना। ठीक है। जो पोटेंशियल क्लाइंट प्रॉब्लम्स हुई कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डायबिटीज। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन कैन बी डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? उसका ब्लड शुगर हाई है, पहले उसको ठीक करो। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बाद में उसको हम टीच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है प्लानिंग के बारे में। द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु इज रिसीविंग total parenteral nutrition through a central venous catheter. Which action would the nurse plan to decrease the risk of infection in this client? तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन चल रहा है। तो टीपीएन के बारे में एक बात याद रखना कि जो जब किसी भी क्लाइंट को टीपीएन चल रहा है तो उस क्लाइंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उस क्लाइंट का टेम्परेचर वगैरह, वाइटल साइंस जो कि इन्फेक्शन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन में देखो, इसमें एक बात देखो, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे डिक्रीज होगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, ट्रैक द क्लाइंट्स ओरल टेम्परेचर। क्लाइंट का ओरल टेम्परेचर लेते रहना है। हमें पता है कि चलो टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो इट मीन्स बंदे को इन्फेक्शन है, क्लाइंट को इन्फेक्शन है। बट इससे ट्रैक करने से, ओरल टेम्परेचर ट्रैक करने से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिक्रीज नहीं होगा। इससे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो गया बट डिक्रीज नहीं होगा। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी। सेकंड है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स आईवी। आईवी एंटीबायोटिक्स कब देते हैं? जब इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिक्रीज करना है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड में चेक द डिफरेंशियल ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के लेवल्स को चेक करना है। तो वो भी हम क्यों चेक करेंगे? इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि इन्फेक्शन हो तो नहीं गया, बट इससे रिस्क डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन होगी फोर्थ, यूज स्टेराइल टेक्निक फॉर ड्रेसिंग चेंज। ठीक है, तो स्टेराइल टेक्निक से ड्रेसिंग करेंगे तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिक्रीज होगा। तो ऐसे हम जो प्लानिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन जो होगी वो फोर्थ होगी। तो हमारे नर्सिंग प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, फोकस ऑन नर्सिंग एक्शन रादर देन ऑन द मेडिकल एक्शन व्हेन यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन। नर्सिंग एक्शन कौन सा होता है? जो नर्स अपने बेसिस पे कर सकती है। मेडिकल एक्शन कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रिंग कोई मेडिकेशन देनी, कोई प्रोसीजर करना, तो वो मेडिकल एक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो नर्सिंग एक्शन में हमने फोकस करना है जब आंसर देना है। Then unless the question is asking you to determine that prescribed medical action is anticipated and necessary, you may be required to anticipate what interventions will be prescribed. जब तक मीन्स क्वेश्चन आपको ये ना पूछे कि कौन सा मेडिकल एक्शन या फिर कौन सी जो एक्शन है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, कौन सा ऑर्डर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, जब तक क्वेश्चन आपको ये ना पूछे तब तक आपने नर्सिंग एक्शन पे ही फोकस करना है। मीन्स जो नर्स चीज कर सकती है आपने वो उस पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो वो है हमारे पास, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज हु बिगिंस टू एक्सपीरियंस चेस्ट पेन। ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको सीएडी है एंड वो चेस्ट पेन उसका
शुरू हो गया। द नर्स एडमिनिस्टर द नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देती है सबलिंगुअली एज प्रिस्क्राइब्ड बट द पेन इज अनरिलीव्ड, स्टिल उसको पेन है। द नर्स वुड टेक विच एक्शन नेक्स्ट, अभी क्या एक्शन लेगी? रिपोजिशन करेगी क्लाइंट को। हमें पता है कि नर्स ये कर सकती है। अब अभी आपको क्या लगता है कि चेस्ट पेन रिपोजिशन करने से ठीक हो जाएगी? ये चेस्ट पेन ही हार्ट रिलेटेड है, तो रिपोजिशन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कॉल द क्लाइंट्स फैमिली, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि क्लाइंट को चेस्ट पेन हो रही है तो उसकी फैमिली को कॉल करो। ठीक है, नो। थर्ड है कॉन्टेक्ट द कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हमें पता नहीं कि अभी कहाँ होगा। ठीक है, उसको कॉल लगेगी या नहीं, तो अभी कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हम कार्डियोलॉजिस्ट। तो इस आंसर को देने के लिए पहले तो आपको इस चीज की पता होनी चाहिए कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है हम कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो नाइट्रोग्लिसरीन है चेस्ट पेन के लिए वो सबलिंगुअली 3 टाइम्स दे सकते हैं, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स 3 टाइम्स दे सकते हैं। अगर 3 बार देने के बाद भी स्टिल चेस्ट पेन है तो हम डॉक्टर को बताएंगे। ठीक है, बट 3 बार हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम दे सकते हैं, तो हमारी ऑप्शन जो है वो फोर्थ होगी, एडमिनिस्टर अनदर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, क्योंकि उसने अभी एक बार दी थी, दूसरी बार वो दे सकती है चेस्ट पेन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन होगी फोर्थ। तो ये हमारा नर्सिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो है इवैल्यूएशन। सो फोकस ऑन असिस्टिंग इन डिटर्मिनिंग द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू द केयर। तो इसमें एक एग्जांपल है क्वेश्चन की, द नर्स इज evaluating the client's response to the treatment of the pleural effusion with a chest tube. The nurse notes a respiratory rate of 20 breaths per minute. चेस्ट ट्यूब है क्लाइंट के, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रेथ्स पर मिनट है। फ्लक्चुएशन उसने नोटिस किया फ्लूइड लेवल of the fluid level in the water sealed chamber and a decrease in the amount of drainage by 30 ml since the previous shift. ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शिफ्ट में 40 ml थी उसकी ड्रेनेज, अभी की शिफ्ट में 30 ml आ गई, प्रीवियस शिफ्ट से वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। सो evaluate किया which interpretation would the nurse make. सो कौन सी इंटरप्रिटेशन वो करेगी? पहले तो ये देखो उसका रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे नहीं लग रही कि उसका एबनॉर्मल चल रहा है कुछ। रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 होता है, तो यहाँ पे 20 है तो नॉर्मल है। ठीक है, जो फ्लक्चुएशन हो रही है फ्लूइड लेवल की वाटर सील चैम्बर में वो भी नॉर्मल है। ठीक है, अगर तो वाटर सील चैम्बर में बबलिंग हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि जो चैम्बर है वो ब्रेक डाउन हो गया, एयर लीक हो रही है कहीं से, है ना। तो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन है तो नॉर्मल है वो। एंड अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ड्रेनेज 30 ml, वो डिक्रीज हो गई अभी प्रीवियस शिफ्ट से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बंद नहीं हुई इमीडिएटली, अगर बंद हो जाती तो वो प्रॉब्लमेटिक होती। यहाँ पे डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होना नॉर्मल चीज है, क्योंकि इससे पता चल गया कि मीन्स जो फ्लूइड है वो निकल गया बॉडी में से, चेस्ट में से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, द क्लाइंट इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, तो हमारी ऑप्शन फर्स्ट ही होगी। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सक्शन शुड बी डिक्रीज्ड टू द सिस्टम, डिक्रीज होनी चाहिए सक्शन। क्यों, हम डिक्रीज क्यों करेंगे, हमने तो फ्लूइड बाहर निकालना है ना। ठीक है, तो हमने तो फ्लूइड बाहर निकालना है, तो सक्शन इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं। द सिस्टम शुड बी असेस्ड फॉर एन एयर लीक। एयर लीक कब हम मानते हैं, जब बबलिंग हो रही हो, तो यहाँ पे बबलिंग कहीं पे भी नहीं हो रही। ठीक है, तो हम इसको असेस भी नहीं करेंगे फॉर एयर लीक। फोर्थ ऑप्शन है वाटर शुड बी एडेड टू द वाटर सील चैम्बर, तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वाटर लीक हो गया तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं आएंगी, तो हमारी ऑप्शन फर्स्ट होगी, द क्लाइंट इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। उसको याद हम कर सकते हैं एज एन अ प्लान आई इवेल्युएट दैट, मींस असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा कि हम असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन को कैसे प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं।
तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।